हेलो एवरीवन। आज हम आईपीसी का चैप्टर 1 करेंगे जो है इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर आपका सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 आता है। तो देखते हैं सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 इज़ टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पैनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो हमारा सेक्शन 1 जो है वो हमें दो चीज़ बता रहा है। पहला क्या है, टाइटल। टाइटल मतलब एक तरीके से इस कोड का नाम क्या है, तो क्या है, इंडियन पैनल कोड बोलेंगे हम इसको। और एक्सटेंड क्या है इसका, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में ये लागू होगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर ये पुरानी बेयर एक्ट है, इसलिए है जो नई बेयर एक्ट है वहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, जिसकी वजह से वहाँ इंडियन पैनल कोड की जगह रनबीन पैनल कोड चलता था। पर जब से वहाँ आर्टिकल 370 हट चुका है तो अब वहाँ पे भी इंडियन पैनल कोड चलता है। तो इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और टाइटल क्या हो गया, इंडियन पैनल कोड। तो अब सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 इज़ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। देखिए सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये समझिए। ये जो सेक्शन है ये क्रिमिनल लाइबिलिटी किस बेस पर डिसाइड कर रहा है। तो सेक्शन 2 जो है हमारा, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी लोकेलिटी एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस कमिटेड, यानी किस जगह पे ऑफेंस हुआ है उस बेस पे हमारा सेक्शन 2 क्रिमिनल लाइबिलिटी डिसाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ लिखा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब जो भी क्राइम इंडिया में, जो भी ऑफेंस इंडिया के अंदर किया जा रहा है वो इसके अंडर आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंडिया बोला गया है, तो इंडिया में हम क्या केवल इंडिया की जो लैंड है उसको हम इंडिया मानेंगे, इंडियन लैंड जो है उसके ऊपर कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो हम इसके अंडर मानेंगे? तो ऐसा नहीं है। इंडियन लैंड पे जो क्राइम हो रहा है वो तो हम मानेंगे ही, पर उसके अलावा आपका इंटरनल वाटर जैसे कि रिवर हो गई, आपकी रिवर हो गई, कैनाल्स हो गए, और आपके लेक्स हो गए, और इसके अलावा कोस्टल एरियाज जो टच हो रहे हैं वो हो गया। और एयर जो है इंडियन लैंड के ऊपर जो एयर है वहाँ पे कुछ ऑफेंस कमिट हो रहा है उस पे, तो वो भी हम इस सेक्शन के अंदर उसको भी हम इंडिया में ही मानेंगे। और आपका अब जो समुद्र हमारा सी है वहाँ पे कहाँ तक हम इंडिया मानेंगे और कहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट मानेंगे। तो 12 मैरीटाइम माइल्स जो है वहाँ तक हम इंडियन टेरिटरी मानते हैं। तो वहाँ तक अगर कुछ भी ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो हम उसे वहाँ तक इंडियन टेरिटरी ही मानेंगे। इसके अलावा शिप्स एयरक्राफ्ट कोई है जो चाहे आर्म्ड हो या अनआर्म्ड हो, वो उसको हम इंडियन मानेंगे। इंडिया की अगर कहीं पे फॉरेन में भी इंडियन शिप है खड़ी और इंडिया में वो आती है, इंडियन शिप है, तो उसे भी हम इंडियन टेरिटरी मानेंगे। और कोई फॉरेन प्राइवेट शिप है जो इंडिया की कोस्ट पे खड़ी है, कोई फॉरेन प्राइवेट शिप वो इंडिया की कोस्ट पे खड़ी है, उसमें कुछ ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो भी हम ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया मानेंगे। ओके। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल। जैसा मैंने बोला कि इस सेक्शन में क्रिमिनल लाइबिलिटी किस बेस पे है, लोकेलिटी और प्लेस ऑफेंस कमिट होने की उस बेस पे है। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि जिसने ऑफेंस कमिट करा है वो उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका स्टेटस, कास्ट, क्रीड, हम कुछ नहीं देखेंगे। एवरी पर्सन की डेफिनेशन काफ़ी वाइड है, इसमें हमारे सिटीज़न, नॉन सिटीज़न दोनों आएंगे।
कोई भी जो इंडिया के अंदर जिसने ऑफेंस कमिट करा है, देखिए कोई फॉरेनर है, वो 3 दिन के लिए इंडिया में घूमने आ रखा है, केवल 3 दिन के लिए, और उसने इंडिया में ऑफेंस कोई कमिट कर दिया। अब देखिए वो उसकी कंट्री में क्या है, उसकी कंट्री में गैम्बलिंग जो है लीगल है, बट इंडिया में गैम्बलिंग लीगल नहीं है। तो उसने वो क्या बोलते हैं, इंडिया में वो पकड़ा गया गैम्बलिंग के केस पे। तो वहाँ पे वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को ये नहीं पता था कि इंडिया में गैम्बलिंग लीगल नहीं है। यानी जो है वो सेम टू सेम उसी तरीके से पनिशेबल होगा, उस पर सेम टू सेम वैसे ही ट्रायल चलेगा जैसा कि किसी इंडियन सिटीज़न पे, किसी इंडियन रेजिडेंट पे गैम्बलिंग के केस में ट्रायल चलेगा और पनिश होगा। वो वहाँ पे प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं दे सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये माना जाता है अगर आप इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं, आप इंडिया आ रहे हैं या आप इंडिया में रह रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपको इंडियन लॉ पता है। ओके, तो एवरी पर्सन की डेफिनेशन में आप समझ गए होंगे क्या आता है। लेकिन एक चीज़ और कि इसमें एवरी पर्सन में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, एक्सेप्शंस हैं कुछ इसकी, जो एवरी पर्सन की उसमें नहीं आते हैं, इनसे बाहर होंगे जो। तो वो एक्सेप्शन क्या क्या है, देखिए कोई भी दूसरी कंट्री का एम्बेसडर, डिप्लोमेटिक एजेंट, काउंसिल्स या यूनाइटेड नेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव, या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, ये जितने भी लोग हैं, या फिर कोई इसमें कोई दूसरे देश की आर्मी इंडियन गवर्नमेंट से न, पूछ के इंडिया में स्टे कर रही है किसी कारण से, या जैसे कई चीज़ों के लिए आते हैं, तो उन पे भी ये सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा, वो भी इससे एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। इसमें इंक्लूड एवरी पर्सन में वो इंक्लूड नहीं है ये सब। ओके, इसका एक केस लॉ है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है। ए जो है इंडिया में है, गोवा में, बी जो है वो पाकिस्तान में है। इन दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, एक एजेंट के थ्रू हो रहा है जो बॉम्बे में है। इन दोनों के बीच कांटेक्ट होता है कि बी जो है वो पाकिस्तान से वो 1200 टन ऑफ राइस भेजेगा ए को, और ए ने उसको पे करना है रुपीज़। तो ए जो है 5.5 लाख रुपए बी को भेज देता है पाकिस्तान। जब तक भेजता है रुपए, उससे पहले तक उनका थ्रू टेलीग्राम, कॉल और लेटर के थ्रू उनकी रेगुलर बात हो रही होती है। पर जैसे ही 5.5 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं पाकिस्तान में बी को, उसके बाद वो ना तो राइस भेजता है और ना ही किसी कॉल, टेलीग्राम या लेटर का रिप्लाई करता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, बी को जो है लंदन में पकड़ लिया जाता है और उसे इंडिया लाया जाता है। इंडिया में उस पर इस केस के ऊपर भी ट्रायल चलता है, और सेक्शन 420 के अंदर उसको पनिश किया जाता है। ओके, तो ये केस याद रखिएगा, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। इसके बाद हम सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 है हमारा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट बाय विच by law may be tried within India. तो any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India. तो सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, पहले ये समझिए। सेक्शन 2 जो था वो है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी
उसमें क्या था, पनिश उसमें ऑफेंस कमिट किया जा रहा था इंडिया के अंदर। सेक्शन 3 और 4 आपका है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, यानी इनमें बात की जा रही है ऑफेंस इंडिया से बाहर जो हो रहे हैं। 3 जो है इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई पर्सन है जिसे जो किसी इंडियन लॉ जिस पे इंडियन लॉ लागू हो रहा है और उसने बियॉन्ड इंडिया जाकर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो इस उस पर इंडियन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। और सेम उसी तरह चलेगा, जे बिल्कुल ये मानकर चलेगा कि उसने ऑफेंस इंडिया में ही करा है। समझिए, इसमें देखिए मेन मेन चीज़ क्या है सेक्शन 3 में। पहली चीज़ क्या है, पर्सन जिस पे इंडियन लॉ अप्लाई होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जिस आदमी ने ऑफेंस कमिट किया है उसके ऊपर इंडियन लॉ अप्लाई होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, पर्स ऑफेंस जो है वो कमिट होना चाहिए बियॉन्ड इंडिया। इंडिया में ऑफेंस नहीं करा होना चाहिए, इंडिया से बियॉन्ड बाहर करा होना चाहिए ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया में ऑफेंस कमिट किया है तब तो वो सेक्शन 2 में ही आ गया, जो था हमारा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। तो ऑफेंस जो है वो इंडिया से बियॉन्ड इंडिया होना चाहिए ऑफेंस। तो पहली चीज़, पर्सन पे इंडियन लॉ अप्लाई होना चाहिए। दूसरा, ऑफेंस कमिट होना चाहिए बियॉन्ड इंडिया। और तीसरा जो है तीसरी चीज़ कि जो उस पर ट्रायल चलेगा उसने ऑफेंस चाहे इंडिया से बाहर किया है, पर ऑफेंस उस पर जो ट्रायल चलेगा वो बिल्कुल ये मान के चलेगा कि उसने वो ऑफेंस इंडिया के अंदर ही कमिट किया है। ठीक है। ये सेक्शन क्यों बना है, ये सेक्शन इसलिए बना है कि कोई इंडियन सिटीज़न जो है कहीं फ़ॉरेन में जाकर क्राइम ना करे। कहीं ऐसा ना करे कि वो अमेरिका गया, वहाँ उसने कुछ ऑफेंस करा और भाग के वापस इंडिया आ गया, और इंडिया आके वो ये बोलता है कि मैंने तो इंडिया में कोई ऑफेंस करा ही नहीं है। और एक चीज़ क्या कि अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो उस कंट्री में ऑफेंस नहीं है पर इंडिया में वो ऑफेंस है, और वो ऑफेंस तो उसने वहाँ वो एक्ट करा जो वहाँ ऑफेंस नहीं माना गया, पर इंडिया में पता चल जाता है कि उसने वो एक्ट किया है वहाँ दूसरी कंट्रियों में जाके, तो इंडिया में वो उसके लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि आप इंडियन सिटीज़न हो और इंडिया में वो चीज़ वो ऑफेंस मानी गई है, वो एक्ट ऑफेंस माना गया है। जैसे कई देशों में गैम्बलिंग जो है वो लीगल है, पर इंडिया में गैम्बलिंग जो है वो लीगल नहीं है। तो कोई बंदा दूसरी कंट्री में जाके वहाँ गैम्बलिंग करता है और इंडिया में अगर पता चलता है, उस पर कोई केस कर देता है, तो वहाँ इंडिया में उस पर उस चीज़ के लिए ट्रायल चल सकता है। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई। देखिए, जो सेक्शन 2 और 3 है उसके अलावा किस किस पे ये अप्लाई होगा, किस किस पे और आएगा ये ऑफेंस, ये बताया गया है। पहला क्या है, एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी सिटीज़न हो इंडिया का, किसी भी प्लेस में हो इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं पे भी, अगर वो इंडियन सिटीज़न है और वो कुछ ऑफेंस करता है जो इंडिया में ऑफेंस माना गया है, जहाँ वो कर रहा है उस जगह वो ऑफेंस है या नहीं है ये नहीं देखा जाएगा। अगर वो एक्ट कर रहा है इंडियन सिटीज़न होके कोई ऐसा एक्ट जो इंडिया में ऑफेंस है, तो वो उसके लिए इंडियन कोर्ट में लायबल होगा। ठीक है। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कोई भी पर्सन कहीं पे भी कोई ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी वो शिप और या एयरक्राफ्ट जो है, जैसे मान लीजिए शिप है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो जापान में खड़ी है, और उसके अंदर कोई जापानी सिटीज़न
कुछ ऑफेंस कर देता है, तो वहाँ पे वो जापानी सिटीज़न ये नहीं बोल सकता कि मैं जापानी सिटीज़न हूँ और मैं अपनी कंट्री में हूँ, तो मैं इंडियन कोर्ट में लायबल कैसे। वहाँ पे वो लायबल माना जाएगा क्योंकि उसका ऑफेंस माना गया है, क्योंकि उसने वो चीज़ ऐसी शिप पे करी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी नेशनैलिटी नहीं देखी जाएगी और उस वो प्लेस नहीं देखी जाएगी अगर वो इंडियन शिप अगर वो शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है इंडिया में। नेक्स्ट क्या है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी पर्सन कहीं पे भी है, फिर से वही, कोई भी पर्सन कहीं पे भी है बियॉन्ड इंडिया, वो अगर कमिट कर रहा है ऑफेंस किसी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स पे जो इंडिया में लोकेटेड है, जैसे हैकर्स होते हैं वो हैक कर देते हैं दूसरी कंट्रीज से कोई इंडियन कंप्यूटर रिसोर्स को हैक कर रहे हैं, तो उसके लिए वो वर्ल्ड के कहीं पे भी हो, वो इंडियन कंप्यूटर रिसोर्स को अगर कुछ ऑफेंस कर रहे हैं उस पर, तो वो उसके लिए लायबल माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें ऑफेंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑफेंस में क्या है कि कोई भी अगर ऐसा एक्ट कमिट कर रहे हैं इंडिया के बाहर, वो एक्ट वहाँ लीगल है पर इंडिया में उसको ऑफेंस माना गया है, तो आप इंडिया में पनिश किए जाएंगे, उसके लिए आप पे ट्रायल चल सकता है। ये मान और बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे कि आपने वो ऑफेंस इंडिया के अंदर ही कर रखा है, इंडिया में वो ऑफेंस कर रखा है, तो वो ऑफेंस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड माना जाएगा। अगर आप ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं इंडिया से बाहर, तो वो इंडिया में माना जाएगा, आपका वो ऑफेंस करा गया है। दूसरा है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स, जो है कंप्यूटर रिसोर्स जो हमने अभी पढ़ा, वो आपको उसका मीनिंग मिलेगा क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें इलस्ट्रेशन है, ए हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा। ए जो इंडियन सिटीज़न है वो मर्डर कर रहा है युगांडा में, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। देखिए एक चीज़ कि उसने युगांडा में, इंडियन सिटीज़न था ए, उसने युगांडा में मर्डर किया, उसके बाद वो भाग के अगर इंडिया आ जाता है, तो उस पर वो उस पर ट्रायल चलेगा, मर्डर का केस चलेगा उस पर कोर्ट में। और कहाँ की कोर्ट पे चलेगा, इंडिया में जिस भी जगह पे उसको पकड़ा गया है उस जगह की कोर्ट पे, उस जगह की कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, और बिल्कुल ये मान के चलेगा कि उसने वो मर्डर इंडिया में ही किया है। अब हमारा सेक्शन 5 है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। यानी इसमें कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, किन किन को इससे बाहर रखा गया है। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर सोल्जर्स सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो देखिए कोई भी आपका इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का या इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर है, या सोल्जर इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का एयरमैन या इंडियन नेवी का सेलर है, तो अगर वो म्यूटिनी, म्यूटिनी यानी विद्रोह करता है, या डिजर्शन, डिजर्शन मतलब परित्याग करता है, यानी अपनी जॉब छोड़ के भाग रहा है, वो युद्ध के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे, वार के टाइम पे वो भाग रहा है, तो वो लायबल होगा। पर वो ये इस आईपीसी के अंडर या किसी ऐसे कोड के अंदर पे लायबल नहीं होगा। वो उनके अपने कोर्ट्स होते हैं, आर्मी का अपने लॉज हैं, उनके अपने कोर्ट होते हैं, एयरफोर्स के अपने लॉज और कोर्ट हैं, और ऐसे ही नेवी के।
तो वो उनके अंडर लायबल माने जाएंगे, वहाँ उनका ट्रायल चलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी लोकल लॉ है, लोकल लॉ मतलब क्या हो गया, लोकल लॉ होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लागू हो रखे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बने हैं। तो अगर कोई ऐसा लोकल लॉ है तो, और उसमें कुछ लोकल लॉ में कुछ ऐसी प्रोविज़न है जो आईपीसी से अलग है, या किसी ऐसे लॉ से अलग है, तो वहाँ पे वो जो उस लोकल लॉ में दिया गया है वो माना जाएगा। और स्पेशल लॉ है कोई स्पेशल लॉ, जैसे ST SC एक्ट हो गए, प्रॉक्सी एक्ट हो गए, तो वहाँ पे भी जो उनमें दिया गया है, वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे आईपीसी में या सीआरपीसी में क्या दिया गया है, वहाँ पे जो स्पेशल एक्ट में ST SC एक्ट में दिया गया है हम उसको देखेंगे। जैसे सीआरपीसी में कुछ भी प्रोसीजर दिया गया हो रेप का, बट अगर वहाँ पे किसी ST SC एक्ट लग रहा है, प्रॉक्सी एक्ट लग रहा है, तो वहाँ पे हम ST SC एक्ट के हिसाब से चलेंगे। उसका जो ट्रायल होगा वो SC SC एक्ट के कोर्ट में चलेगा, उनका अलग कोर्ट चलता है। और ऐसे ही प्रॉक्सी में भी, प्रॉक्सी एक्ट के अंदर भी। अब एक चीज़ कि अगर दो ऐसे सेम क्राइम हो जाते हैं जहाँ पे दो स्पेशल एक्ट लग रहे हैं एक साथ, एक ही क्राइम में दो एक्ट आ रहे हैं, दो स्पेशल एक्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ये करेंगे कि जो एक्ट बाद में आया है और उसमें जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं, हम उस वाले एक्ट के प्रोविज़न्स को मानेंगे, ना कि पहले वाला जो एक्ट है। अगर पहले वाला एक्ट न्यू वाला जो एक्ट आया उसके प्रोविज़न्स के अगेंस्ट है, तो हम जो बाद में जो एक्ट आया है, न्यू है जो एक्ट आया है, उसके हम प्रोविज़न्स को मानेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 5 था। तो होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड लाइक ऑल्सो।